हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। ज्योग्राफी में तमिलनाडु की बुक से जो हम सोलर सिस्टम का चैप्टर कर रहे हैं उसमें हमने सारे के सारे प्लैनेट्स का एक ओवरव्यू ले लिया है, जो कि एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा बेटर था और स्ट्रक्चर्ड वे में था। तो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डॉर्फ प्लैनेट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो डॉर्फ का मतलब क्या होता है? बोना, है ना? समझते हो ना, जिसकी हाइट कम होती है उसको हम लोग डॉर्फ कहते हैं ना। डॉर्फ का मतलब होता है बोना। ये प्लेनेट की कैटेगरी है, लेकिन जो मरकुरी से लेकर नेपट्यून तक जो प्लेनेट है हमारे, जैसे मरकुरी से लेकर जो नेपट्यून तक आपको प्लेनेट देखने को मिलते हैं, ये उससे अलग होते हैं। ठीक है, छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर ले लो, फिर जैसे ही जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इमेजिन करो डैड, आप एक स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो जो कि एक स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है अर्थ से। आपको सन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, बताओ इसका आंसर। शाबाश। सनलाइट को सूरज की पहली किरण को अर्थ तक पहुंचने के लिए, याद है हमने पढ़ा था एक फैक्ट, 8 मिनट लगते हैं। तो अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है तो 8 मिनट ही लगेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीएससी में फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे डॉर्फ प्लैनेट्स। देखो एक बात बता देता हूँ मैं, आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हो ना उसको बस स्ट्रक्चर करते जाओ। यानी कि आपने सोलर सिस्टम एनसीईआरटी से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, आप 9th क्लास की तमिलनाडु से पढ़ोगे, 11th क्लास की तमिलनाडु से पढ़ोगे, 11th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ोगे। आपके पास वो पूरा कंटेंट एक जगह पर होना चाहिए। बस आपने ऑर्गेनाइज मेहनत अगर कर ली ना, 90% गेम, मैं जैसा कि बोलता हूँ स्टैटिक पोर्शन से तो है ही, लेकिन स्टैटिक पोर्शन में भी इस 90% का 90% वो आपका जो बुक्स होती हैं 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु, इससे कवर हो जाएगा आपका। बस आप उस नॉलेज को एक ऑर्गेनाइज वे में चिट्ठे बना बनाकर आराम से रेडी करते चलो। इसलिए मैं आपके लगातार टेस्ट भी लेता चलता हूँ। तो चलो बात आगे करते हैं। डॉर्फ प्लैनेट्स एक ऐसी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, देख रहे हो, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज। अब इसकी डेफिनेशन पता है क्या होती है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ये दे रखी है, प्लैनेट नेपट्यून के बियॉन्ड मिलने वाली जो छोटी छोटी डॉर्फ बॉडीज हैं, सॉरी जो डॉर्फ सेलेस्टियल बॉडीज हैं, छोटी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इसके बाद जो भी छोटे साइज की सेलेस्टियल बॉडीज मिलती हैं उसको डॉर्फ प्लैनेट्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे और डार्क होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सनलाइट की पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। एम आई राइट? सही है ना? ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से नहीं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होते हैं शेप में। बट दूसरे प्लैनेट्स की तरह ये अपना ऑर्बिट जो है, बट अनलाइक प्लैनेट्स, ये जो डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं ये अपना ऑर्बिट दूसरे डॉर्फ प्लैनेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, करते रहते हैं। तो देख रहे हो कितनी अजीबोगरीब बात है ये। तो अगर आपको कल को डिफरेंस लिखने को आए, अगर प्लैनेट्स और डॉर्फ प्लैनेट्स के बीच में फ़र्क बताओ तो लिख लोगे ना आप तो आराम से। 5 डॉर्फ प्लैनेट जो कि प्रमुख रूप से फेमस हैं एस्ट्रोनॉमर्स की नज़रों में, साइंटिस्ट की नज़रों में, वो हैं प्लूटो, सीरीस, एरिस, मेक एंड होमिया। हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। लेवल हमारा बढ़ने दो तमिलनाडु की बुक्स का, एनसीईआरटीज़ का, तो फिर हम बढ़ाते हैं इसका लेवल। ठीक है, ये लेकिन मैं आपको मैं इसके नाम पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अर्थ की इकलौती सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। टू बी प्रिसाइज, मुझे क्लियरली बोलना चाहिए, अर्थ की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं, मून। सैटेलाइट्स एक ऐसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। मून जो है वो अर्थ की इकलौती सैटेलाइट है। मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द हर एक पूरे का पूरा चक्कर जो होता है मून का, हर एक चक्कर 27 दिन और 8 घंटे का होता है। देखो यहाँ पे प्रिसाइज लिखा हुआ है। कल को अगर किसी एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन आ जाए 27 दिन, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप डिटेल में यहाँ पर पढ़कर जाओ आराम से। 27 दिन और 8 घंटे, ये समय उतना ही है जितना अर्थ को एक रोटेशन
इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर इट टू कंप्लीट द रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि मून को रोटेट करने के लिए भी उतना टाइम लगता है जितना उसको अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। यानी कि इसका रोटेशन स्पीड, मून की रोटेशन स्पीड और रेवोल्यूशन स्पीड सेम है। इसके ऊपर कोई डिटेल वाली बात तो एनईएम एनसीईआरटी में कर ही चुके हैं, है ना। बस यहाँ पर आपको एक फैक्ट जानने को मिल गया कि एग्जैक्ट वहाँ पर लिखा हुआ था 27 दिन, लेकिन आपको एग्जैक्टली यहाँ पर जानने को मिल गया 27 दिन प्लस 8 घंटे। मून में किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं होता। मून का जो सरफेस है उस पर कुछ कुछ खड्डे बने हुए हैं जो कि मीटियोर जैसे अर्थ पे गिरते रहते, लोनार लेक जैसे बनी है, ऐसी मून पे भी गिरते रहते मीटियोर, जिसकी वजह से हमें ये लगता है, या जिसको पिक्चरों में बोला जाता है कि घमंड मत करो अपने आप पे, चांद में भी दाग हैं तो इंसान की तो औकात ही क्या है। तो ये जो दाग है ना, ये गड्ढे बड़े बड़े पहाड़ की वजह से, जो उनकी शेडो कास्ट होती है उसकी वजह से है, ठीक है। अर्थ से मून तक का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर का है। मून का जितना साइज है वो अर्थ की 1/4 के बराबर है, 1/4 ऑफ द अर्थ। मून इज द ओनली सेलेस्टियल बॉडी जहां पर इंसान अभी तक जा चुके हैं, ठीक है, इंसान यहां तक गए। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स एक छोटे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं। ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ सन के इर्द गिर्द ही मूव करती है सोलर सिस्टम में। कहाँ मिलते हैं? एक एस्टेरॉइड बेल्ट हमने जाना था, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच में, यानी कि मार्स लास्ट इनर प्लेनेट, जुपिटर पहला आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट। लास्ट मार्स कौन सा? लास्ट रॉकी प्लेनेट, फर्स्ट गैशियस जाइंट जुपिटर। ये बहुत छोटी होती हैं कि इनको सेलेस्टियल बॉडी कहा जा सके, या मतलब सेलेस्टियल बॉडी तो कह सकते हो, प्लेनेट नहीं कह सकते। देखो आप एक बात समझने की कोशिश करो, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये रॉकी प्लेनेट है, सॉलिड सरफेस है इनका, इसका मतलब पत्थर तो है ना यहाँ पर। फिर हम एस्टेरॉइड्स को प्लैनेट्स को नहीं कह सकते, छोटे हैं काफ़ी ज़्यादा। और एक बात और बता देता हूँ, शेप, कुछ कंडीशंस होती है प्लैनेट को प्लैनेट कहने के लिए, शेप में नहीं है पूरे प्रॉपर, ठीक है। एक कंडीशन और होती है, अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी को अपने आप को प्लैनेट कहलवाना है तो वो अपने आसपास का डेब्रिस नहीं होना चाहिए उसके पास। प्लूटो में जो चीज़ आने लग गई थी तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको निकाल फेंका इस कैटेगरी से, सोलर सिस्टम से नहीं निकाल फेंका कि आप सोचो कोई रस्सी बांध के रॉकेट आए 4-5 और उसको निकाल भगा धक्का मार के निकाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज, ये यूनिक वर्ड है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा, प्लेनेटॉइड्स और माइनर प्लेनेट। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्लेनेटॉइड्स के ये स्मॉल प्लेनेट होते होंगे या फिर प्लेनेट की कैटेगरी में आते होंगे। माइनर प्लेनेट तो हैं लेकिन एक नाम है सिर्फ, ये प्लेनेट शब्द से दूर दूर तक लेना देना इनका है नहीं, सिर्फ एक नाम की परछाई है बस इनके नाम में, प्लेनेटॉइड्स या फिर माइनर प्लैनेट्स। इसरो ने लॉन्च करा था इंडिया का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 2008 में, जिसकी फ़ोटो कहाँ पर है जल्दी बताओ। क्या? अच्छा, चंद्रयान-2 के बारे में सुना है आपने? क्या हुआ था उसके साथ? क्या हुआ था उस मिशन के साथ? फेल हो गया था ना कुल मिलाकर, बस ये बोलो, है ना, जब वो रोए थे, है ना, उसके इसरो के चेयरमैन मोदी से लिपट कर, है ना, किसमें? हाँ, तो वो फेल मिशन था जिसमें एन श्रीनिवास, मतलब वो जो थे इसरो के चेयरमैन, ऐसे कुछ उनका नाम था, तो वो मोदी से लिपट कर रोए थे। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। फिर बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स को ही बोला जाता है टूटता हुआ तारा, है ना। कॉमेट का स्ट्रक्चर भी हम लोग पूरी तरीके से गैस टेल और उसकी हेड टेल सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस इस वाली बुक में, क्योंकि 6th क्लास की तो अभी जितनी बात दे रखी उतनी करते हैं। कॉमेट एक ऐसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है जो कि बना होता है एक हेड से और एक टेल से। जो हेड होता है कॉमेट का, उसके अंदर हेड और टेल, समझ रहे हो ना, मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं बता देता हूँ।
ये ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ये है इसका हेड और ये है टेल। हेड जो है कॉमेट का वो सॉलिड पार्टिकल से बना होता है। ये वाली चीज़, ये सॉलिड पार्टिकल्स में है क्या क्या, आइस है, जनरली आइस है। टेल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस। सबसे फेमस कॉमेट जो कि अर्थ के बिल्कुल पास से हर 76 ईयर्स में देखा जाता है, डैट इज़ हेलीज कॉमेट। बहुत छोटे थे हम लोग तभी वाला फैक्ट करवाया जाता था। लास्ट ही अपेयर हुआ था 1986 में, और अगली बार अपेयर हुआ था होगा 2061 में। ठीक है, तो देखते हैं उस टाइम पर कौन से डिस्ट्रिक्ट के करेक्टर या फिर एसपी हो गया, तभी आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप तो बढ़ चुके हो गया, अगर सिलेक्शन जल्दी हो गया तो सेक्रेटरी ऑब्वियस ही बात है, 61 इज़ टू फार, लेकिन फिर भी बस एक बोलने का तरीका है। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, फ़र्क जानना इंपॉर्टेंट है इसके बीच में। मीटियोर एक पत्थर की तरह या मेटल की तरह एक भारी बॉडी होती है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं मीटियोर, ज़्यादातर ये बर्न हो जाते हैं। अब क्योंकि ये चमकदार रोशनी की तरह एक कोई चीज़, एक पत्थर चमकता हुआ जा रहा है किसी फोर्स के साथ, ऐसा लगता है, तो इसको कभी कभार हम लोग शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। अब शूटिंग स्टार्स की ना, जैसे क्या होता है कि अर्थ से देखने वाले कई सारे लोग किसी भी चीज़ को शूटिंग स्टार बोल देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो बहुत स्पीड से जा रहा है और उसके साथ एक गैसेस का टेल बैंड भी है, हर चीज़ आपको शूटिंग स्टार लगती है। जैसे कि मैंने अभी कमेंट्स में भी आपको बताया ही था। क्या गलती है इसमें शूटिंग स्टार इसको बोलने में? नहीं, कोई गलती नहीं है ना। हेड भी है, टेल भी है, गैसेस से बनी है, चमक भी रही है। लेकिन एक बात याद रखना, फैक्ट के लिए बस यही बताना चाहता था, मीटियोर को बोला जाता है शूटिंग स्टार्स, नाम इनका होता है, जबकि स्ट्रक्चर कॉमेट्स का भी पूरा सेम ऐसा ही दिख रहा है। मीटियोर्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है जैसे ही वो पृथ्वी के किसी कोने पर आकर गिरते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर लोनार में गिरे और लोनार लेक बन गई, बहुत सालों से उसमें, बहुत सालों तक उसमें बारिश का पानी, इधर उधर का पानी भरता रहा और वो लेक बन गई। लेक बनने का उसको कोई पर्पस नहीं था, सिर्फ एक पत्थर था जो मिट्टी में, आप गीली मिट्टी में कस के मारो तो छेद हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। फिर बारिश का मौसम आ रहा तो ऑब्वियसली बात है उस खड्डे में पानी तो भरेगा ही, लेकिन आप उसे लेक नहीं कहोगे क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन ये जो मीटियोर जैसा लोनार में गिरा था, क्या हुआ, मीटियोर बाहर से आए हुए एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, मेटालिक बॉडी होती है। ये अर्थ पे गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं खड्डा पैदा करेगा। जिस टाइम पर ये अर्थ पर गिर जाता है, स्ट्राइक कर गया ठक करके, इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, इसका नाम हो जाता है मीटियोराइट्स। यही डिफरेंस होता है बस। अर्थ के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग वैसे तो उधर एनसीईआरटी में पढ़ ही चुके हैं काफ़ी डिटेल में, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी पार्ट में? और ये चीज़ तो आपको बताइए, वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज बाय, यही वाला रीजन है इसका, 27.8 डेज। ठीक है, 27 डेज 8 घंटे। ठीक है, अब बात करते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। इसको हम लोग एनसीईआरटी में कर चुके हैं, कुछ कुछ चीज़ें नई मिलती रहेंगी, हम यहाँ से देखते रहेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। पूरा पढ़ाऊंगा लेकिन डोंट वरी। वो कह रहा है, राइटर हमसे ये कह रहा है कि आपने कभी भी नोटिस करा है, जो सूरज जो सुबह निकलता है, शाम को जब वो अस्त होता है और इवनिंग तक पूरा गायब हो जाता है, एक जगह पर आसमान में कभी भी सूरज नहीं रहता सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। ठीक है, मॉर्निंग में हमें ईस्ट साइड पे दिखता है, जब आफ्टरनून 12 से 2 का समय होता है बिल्कुल हमारी खोपड़ी के ऊपर होता है, और शाम के टाइम पर वेस्ट साइड पर वो अस्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे रीज़न ये होता है, सूरज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि अर्थ कांस्टेंट तरीके से मूव करता चला जा रहा है।
दो मूवमेंट होती हैं अर्थ की, एक अपने एक्सिस पे घूम रहा है, एक सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमें लगता ऐसा है कि सन मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वही एक्सपीरियंस है, राइटर आपको बता रहा है कि जब आप एक मूविंग बस या ट्रेन में होते हो तो आपको लगता है आसपास के पेड़ वगैरह, घर वगैरह भाग रहे हैं जब आप विंडो से बाहर देखते हो, लेकिन एक्चुअली में आप मूव कर रहे हो उसमें बैठकर, आपकी ट्रेन, आपकी बस मूव कर रही है। हमें अर्थ को बेटर समझने के लिए सबसे पहले राइटर हमें कह रहा है कि हमें इसकी शेप से फैमिलियर होना पड़ेगा और इंक्लिनेशन से फैमिलियर होना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन हम लोग, मतलब इसका कंसेप्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन इसकी एनसीईआरटी में मच बेटर तरीके से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ एक बार बस पढ़ लेते हैं। शेप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है जैसा कि हम जानते हैं वो स्फेरिकल शेप में है। इसकी शेप को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जियोइड, जिसका खुद का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करती है। सच में आपको नहीं दिखती है, कोई डंडा नहीं है, कोई मेटल नहीं है, कोई लोहा नहीं है, कोई मटेरियल एलिमेंट नहीं है। अर्थ का जो एक्सिस है हमेशा वो टिल्टेड रहता है और हमेशा इंक्लाइंड रहता है फ्रॉम द वर्टिकल। एक एंगल बनाता है अर्थ, कितनी डिग्री, मतलब उसकी एक्सिस टिल्टेड है 23.5 डिग्री। और अर्थ का जो ऑर्बिट है, जो एलिप्टिकल उसकी पाथ है जहाँ पर वो घूमता है, उसके साथ मिलकर जो एंगल बनाता है वो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट है, वेलोसिटी क्या होता है, काइंड ऑफ स्पीड है ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, यही होता है ना। वेलोसिटी काइंड ऑफ रफ्तार, तेज, कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से भाग रही है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अर्थ की जो रोटेशन होती है, अर्थ की रोटेशन भी एक, अर्थ भी मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, एक वेलोसिटी तो होती होगी ना। ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी एक अलग तरीके से झलक देखी थी हमने एनसीईआरटी के अंदर। ये वेरी करता है। यहाँ पर एक यूनिक फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है, ये बन सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन किसी भी पेपर के अंदर। इक्वेटर पर अर्थ की वेलोसिटी रहती है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ज़्यादा तेज इक्वेटर पर, एंड 845 किलोमीटर पर आवर एट 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, और 0 किलोमीटर पर आवर पोल्स पे। क्यों? क्योंकि पोल तो सिर्फ एक पॉइंट है, इक्वेटर इतना बड़ा है और 60 डिग्री ये इतना बड़ा है, तो सिमिलर, मतलब 60 डिग्री ये इक्वेटर ऊपर हो गया और ये है नीचे साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये बात समझ में आ गई पहले? अब आप कहोगे अर्थ अलग अलग पार्ट्स में थोड़ी ना है, लेकिन उसकी रोटेशन स्पीड वेरी करती है, वेलोसिटी उसकी वेरी करती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे तो इक्वेटर पर। आप बस इतना फैक्ट याद रख लेना, आपको कोई कुछ भी बोलता रहे, इक्वेटर से पोलवर्ड जाओगे, इक्वेटर पर 1670 किलोमीटर पर आवर, पोल तक जाते जाते 0। इक्वेटर थे सबसे तेज, ऊपर बढ़ते रहो या नीचे की तरफ बढ़ते रहो, पोल चले जाओ, नॉर्थ पोल चले जाओ, साउथ पोल चले जाओ, 0 हो जाएगी वहाँ पर पहुँचकर। एंड डिस्टेंस इज पोल। ये बात समझ में आ गई? फैक्ट है बस है क्या। रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है अपनी ही एक्सिस पर जब अर्थ एक स्पिन करता है, घूम रहा है एक ही जगह पर खड़े होकर, अर्थ की रोटेशन जो होती है, डायरेक्शन इसकी होती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ को कितना टाइम लगता है रोटेट होने में? 23 घंटे 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड्स। ये वाला फैक्ट आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा और आप 6th क्लास की किसी एनसीईआरटी या किसी बुक से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते इस तरह ये फैक्ट। लेकिन तमिलनाडु इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एनसीईआरटी से इसका लेवल मच हायर होता है, लेकिन हमें बताकर भी बहुत कुछ जाता है। एग्जैक्टली इतना टाइम होता है, 23 आवर्स 56 मिनट 4.09 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। जो ये टाइम लगता है अर्थ को, इसको हम लोग कहते हैं ये एक दिन होता है अर्थ पर। अर्थ की जो रोटेशन होती है उसकी वजह से दिन और रात का फिनोमेना अर्थ पर हमें देखने को मिलता है, जिसको हम एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है अपनी शेप के अंदर, तो ओनली हाफ पोर्शन इसका जो सूरज के सामने होता है वो चमक, मतलब उधर दिन होता है, बाकी जगह पर
डार्क होता है यानी कि नाइट होती है। इसकी वजह से डे एंड नाइट का फिनोमेना अर्थ पर पैदा होता है। और आपको इसको पता ही है, इसको क्या कहते हैं जो लाइन होती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना, यही पढ़ा था ना हमने। यहाँ पर एक नया फैक्ट जान लो, अपनी एनसीईआरटी की नोट्स में अपग्रेड कर देना उसको, टर्मिनेटर लाइन। अब कितना दुख होता है बताओ कि सिर्फ एक नया वर्ड आ गया, हमें पूरा कंसेप्ट बताता इतनी डिटेल में, लेकिन घर आकर पता चला अच्छा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। हमने एक चीज और पढ़ी थी वहां पर कि बहुत सारा समय ऐसा होता है जब नॉर्थ पोल पर, याद है कि सूरज ढलता नहीं है बहुत महीनों तक, बहुत दिनों तक, रात भी हो जाए चाहे भले ही। और मैंने कियारा आडवाणी और दीपांका हनीमून का भी एग्जांपल यूज़ करा था, आपको एक टेस्ट में दिया था, उस दिन दिया था, मैंने पूछा था, मैंने, याद होगा आप लोगों को। यही है वो फिनोमेना मिडनाइट सन का। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो कि गर्मियों के महीनों में आप इक्वेटर से काफ़ी ऊपर जाओ, आर्टिक सर्कल से ऊपर जाओ, वहाँ पर आपको, या फिर एंटार्क्टिक सर्कल से नीचे जाओ साउथ साइड, वहाँ पर आपको सूरज जो है वो आसमान में एग्जैक्ट मंडराता हुआ दिखेगा आपको 24 घंटों के लिए पूरा का पूरा। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं मिडनाइट सन। रात को वहाँ पर फिर सोना मुश्किल हो जाता है, 11, साढ़े 11, 12, 1:30, 2:30 बज रहे होंगे तब भी सूरज की रोशनी होटल की या रूम की खिड़कियों से विजिबल होती है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? वैसे बता दो ज़रा। ये टर्मिनेटर लाइन, बस एक नया वर्ड आया है यहाँ पर, मिडनाइट सन। आप पढ़ी चुके हो, बस आपने एक फिनोमेना को जान लिया कि इसको मिडनाइट सन कहते हैं, और आपने एग्जैक्ट ये जान लिया कि अर्थ के रोटेशन को कितना टाइम लगता है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की। ये अर्थ की मूवमेंट होती है अराउंड द सन अपने इलिप्टिकल पाथ में, अंडे वाले पाथ में, ना कि सर्कुलर पाथ में, क्योंकि अर्थ का रेवोल्यूशन सन के इर्द सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, इलिप्टिकल पाथ में होता है, ओवल पाथ में। अर्थ जो है ये हम पढ़ चुके हैं, उसको 365 डेज प्लस 6 घंटे लगते हैं, 1/4 इसलिए लिखा हुआ है, अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व जो करता है अर्थ, वो कितनी स्पीड से करता है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वाला फैक्ट हम शायद से पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। लेकिन ये याद रखना, रोटेशन 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इक्वेटर पर, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर 845 किलोमीटर, और पोल वर्ड्स पे 0 किलोमीटर। और रेवोल्यूशन जो घूम रहा है, जो साल कंप्लीट करने के लिए भाग रही है गाड़ी अर्थ की, कि कैसे भी करके एक साल आगे बढ़ जाए, उसके लिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। हम लोग कन्वीनियंस के लिए हम पढ़ चुके हैं 365 डेज को ही काउंट करते हैं, उसको साल बोलते हैं, क्योंकि 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, और 24 आवर्स मिलकर बनाते हैं एक दिन, और उसको हम लोग चौथे साल में ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। रिमेनिंग क्वार्टर इज एडेड एवरी 4 ईयर्स इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, इसलिए लीप ईयर में फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं। ठीक है, वही वाला फैक्ट हम पढ़ चुके हैं इसको। अर्थ का जो इंक्लिनेशन है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री का, और उसको जो रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, इसकी वजह से सीजन्स का फिनोमेना आता है। यही वाली लाइन यूपीएससी ने 2014 या 15 में उठाई थी, प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बनाने के लिए कि अर्थ पे सीजन्स के होते हैं। एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया भी था, याद है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पर और प्रॉपर दे रखा है, अर्थ की इंक्लिनेशन अपने एक्सिस पर और उसका रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द सीजन्स कॉल्स करता है अर्थ पर। ठीक है, यहाँ पर लीप ईयर कौन कौन से हैं जल्दी बताओ मुझे ज़रा। हम्म 2020, वेरी गुड, हर 4 साल में होता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के इर्द गिर्द इंक्लाइंड रहता है लगभग 6 महीने तक, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर दूर रहता है सन से। 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक, देखना है यहाँ पर, 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 23 सितंबर से 21 मार्च, अगले 6 महीने सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइंड रहता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अब दूर रहता है। ये जो अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है अपने ऑर्बिट में रेवोल्यूशन की वजह से,
इससे हमें ये इंप्रेशन मिलता है कि डैट सन इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, जबकि ऐसा आपको पता है अर्थ मूव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब इक्वेटर सन को फेस करता है डायरेक्टली ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये 2 दिन को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, और बाकी आपको पता है समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, वहाँ ज़्यादा बेटर दे रखा है, वहाँ से कवर करना आप इसको एनसीईआरटी से। 2 फैक्ट, ये देखो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, बीच में सूरज है, यहां पर बना देते हैं अर्थ, ओवल शेप में। मुझे ये बताओ, ऑब्वियसली बात है ओवल शेप तो है ही, पोजीशन 1, 2, 3 एंड 4, सूरज के पास सबसे शॉर्टेस्ट तो यही है ना 1 एंड 2, और सबसे दूर 3 एंड 4। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को मैंने एनसीईआरटी में भी कवर करवाया था। नाम इसके आज सुन लो, ये जो 1 एंड 2 है इसको आप कहोगे पेरीहीलियन, अर्थ की क्लोजेस्ट पोजीशन सन से। 3 एंड 4 को आप कहोगे एपीहीलियन, फार्देस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब इसको याद कैसे रखें? एपीहीलियन को गोली मारो, पास से पेरीहीलियन को याद रखना, पी से पास, पी से पेरीहीलियन। तो पास कौन सा? 1 एंड 2 इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। उसके बाद वो आपको समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस समझा रहा है, ये आप एनसीईआरटी से कवर करना, बस आप वहाँ ज़्यादा बेटर है। अर्थ पर फिर स्फीयर की बात हो रही है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अर्थ जो है सबसे सूटेबल प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ पर, ज़मीन का टुकड़ा लिथोस्फीयर, पानी हाइड्रोस्फीयर, हवा जलवायु एटमॉस्फेयर। 3 कंपोनेंट जो हैं वो लाइफ को सूटेबल बनाते हैं। तीनों के तीनों जब जिस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में इसको कहा जाता है लैंड प्लस वाटर प्लस एयर इज इक्वल टू बायोस्फीयर। यहाँ पर जीवन पॉसिबल होता है, बड़ी सारी स्पीशीज़ यहाँ पर सर्वाइव करती हैं। तो क्विकली एक निगाह डालनी अगर इसके ऊपर, लिथोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड से आया, लिथोस से, मतलब जिसका मतलब होता है रॉकी, एक ऐसा टुकड़ा जिस पर, और ऑब्वियसली बात है स्पीशीज़ खड़े हो सके, अपने पैर टिका सके। लिथोस्फीयर लैंड का टुकड़ा वो होता है जिसपे लोग अपने पैर टिका के रहते हैं, स्पीशीज़ रहती हैं, सपोर्ट करता है ग्रोथ को, स्पीशीज़ की, प्लांट ग्रोथ को, फ्लोरा फौना सबको। ये सॉलिड लेयर होती है अर्थ की जिसपे रॉक और सॉइल इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। हाइड्रोस्फीयर, वर्ड हाइड्रोस का मतलब होता है पानी, ग्रीक भाषा में। हाइड्रोस्फीयर जो होता है, ध्यान से सुनना, भी ये एक फैक्ट बन सकता है अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो। ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, ये सब कुछ पानी पानी दिख रहा है। बर्फ़ का पार्ट भी ये हाइड्रोस्फीयर का पार्ट ही होता है। आइस कैप्स वो अलग बात है, माउंटेन्स पर, और वाटर वेपर भी, धुंध, फॉग वगैरह या फिर भाप, ये भी एक हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। वो अलग बात है कि आइस कैप को थोड़ा सा और सब क्लासिफिकेशन दिया जाता है, इसको बोला जाता है क्रायोस्फीयर। 2018 के मेंस में आने वाला क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर, वर्ड एटमो का मतलब होता है एयर ग्रीक भाषा के अंदर। एटमॉस्फेयर जो होता है एक ऐसा ब्लैंकेट है हवा का जो कि अर्थ को सराउंड करता है। डिफरेंट तरह की गैसेस से बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर। ज़्यादातर इसका पार्ट है नाइट्रोजन 78%, जिसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑक्सीजन 21%। दूसरी गैसेस है CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओजोन, ये थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है। बायोस्फीयर, ये एक ऐसी नैरो बेल्ट है जहाँ पर तीनों स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर साथ में एग्जिस्ट करते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। यहाँ पर हर एक जोन का खुद का क्लाइमेट है, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, वही फ्लोरा फौना मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं। और इन जोन्स को हम लोग इकोसिस्टम भी कहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आप इस पर रिलाई मत करना, आप एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ रहे हो, आपको ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन पता है इकोसिस्टम की। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इंडियन ओशन के अंदर है, ठीक है। ये लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है इंडियन ओशन के अंदर। तो इसमें कोई फैक्ट तो रह नहीं गया मेरे ख्याल से। ये बताना ज़रा, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड एज,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन फेसेस द सन डायरेक्टली ऑन, ये देख लेना, समर सॉल्स्टिस है, विंटर सॉल्स्टिस आपको पता होना चाहिए। गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज फाउंड इज, सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है हमारे, एंड्रोमेडा। सेकंड नियरेस्ट मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी। ओनली सेलेस्टियल बॉडी जहां पर मैन सक्सेसफुली लैंड हुआ है, अभी पढ़ा हमने, मून। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर, सैटर्न। अब देख लो, अगर ये क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर उठकर आ गया, 99% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप कर पाओगे लेकिन। तो चैप्टर हमारा दोस्तों ख़त्म हुआ, हम बात करेंगे फिर आगे ज्योग्राफी में आगे वाले सेक्शंस की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही।